हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है आज। दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब कौन किस पे सबसे ज्यादा भारी है, इंडिया या एनडीए? हमारे साथ बात करने के लिए आज विशेष चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषण ध्रुव जी हैं। हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे कि आखिर मतदान के बाद क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आएंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या सबसे पहले हम पूर्णिया सीट की चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे हॉट सीट बनी हुई है। आरजेडी जदयू में सबसे निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव भारी पड़ गए। क्या कहेंगे, क्या लगता है इस मतदान के बाद क्या आएगा? मुझे लगता है कि अभी तो परिणाम के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन सीधा मुकाबला इस बार जो अभी देखने को मिला है उसमें आरजेडी उम्मीदवार नीमा भारती कहीं नहीं दिख रही है। अभी जो आज हर बूथ पर से जो सूचना आई है उसके तहत ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पप्पू यादव रेस में है। पप्पू यादव विजयी होंगे या फिर वो पराजित होंगे, यह अलग मामला है, लेकिन वो हर जगह अपनी उपस्थिति में दिखते हैं। ये कैसे हो गया? अचानक नहीं हुआ। देखिए, जिस तरह से पप्पू यादव ने उम्मीदवारी अपनी जताई थी उस सीट को लेकर, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस से मुझे लगता है आश्वासन भी मिला और उनको लग रहा था कि जो महागठबंधन है यानी कि आरजेडी से भी उनको सहमति मिल जाएगी उस पर। लेकिन एक बार क्या हुआ कि नीमा भारती के नाम की घोषणा हो गई और इस तरह से पप्पू यादव थोड़ा ठगा महसूस करने लगे। जैसा उन्होंने बयान में भी कहा कि मुझे 2 दिन समझ नहीं आया मैं क्या करूं, लेकिन फिर मैंने अपने समर्थकों से बात की और निर्दलीय के रूप। जहां तक जिससे कांग्रेस में विलय हुआ, विलय के बाद नीमा भारती को लाया गया, तो कहीं ना कहीं पूरा साजिश तो नहीं लगा कि पप्पू यादव को कहीं से डाउन किया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस और आरजेडी के बीच समन्वय की कमी थी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने तरीके से अपने 9 उम्मीदवारों की प्लानिंग की होगी, आरजेडी ने अपने हिसाब से तय किया और ये माना गया जब तेजस्वी यादव का ये बयान आया कि आप या तो एनडीए को वोट करिए या इंडिया गठबंधन को वोट करिए, इंडी गठबंधन जिसे कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि यानी आप या तो नीमा भारती को वोट करिए या फिर आप हमें मत करिए, आप एनडीए को कर दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को मत करिए। ये कहीं ना कहीं से आरजेडी के जो की रणनीति है, आरजेडी का जो आने वाले दिनों की जो राजनीति है उसको बयान करता है उनका ये बयान। और मुझे लगता है इस बयान के बाद पप्पू यादव के समर्थक ज्यादा उग्र हो गए और वो आज दिखाई भी पड़ा कर यानी उनके साथ एक जो सहानुभूति थी, क्योंकि वो वहाँ सांसद रह चुके हैं, उन्होंने काम किया पूर्णिया के लिए, पूर्णिया के लोगों के बीच उनकी अच्छी पैठ है, संपर्क है, तो उसका लाभ उनको मुझे लगता है कि मिलना ही था। शायद इसी कारण से वो निर्दलीय खड़े हुए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है वो कांग्रेस का साइलेंट समर्थन होना। तरीके से कांग्रेस महागठबंधन के खिलाफ वो खड़े हो गए, लेकिन कांग्रेस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, बीच में ही मामला उठा था। तो कहीं कहीं से ये संकेत है कि कांग्रेस का सपोर्ट, साइलेंट सपोर्ट उनको मिला और ये कहीं ना कहीं से बताता है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तालमेल की कमी थी, वरना इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। तो संतोष कुमार कुशवाहा सांसद भी है अभी मौका में, तो क्या लगता है कि उनका भी पत्ता काट देंगे क्या पप्पू यादव? नहीं, ये देखिए अभी नहीं कहा जाता। कुछ होता क्या है ना, कुछ उग्र वोटर होते हैं जो मुखर वोटर कहलाते हैं, बोलते हैं कि हम किसे वोट। कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी जब हम लोगों ने किया तो उस ग्राउंड रिपोर्ट में पूरा पूर्णिया मुस्लिम वोटर्स हो या हिंदू वोटर्स हो, सब सिर्फ पप्पू यादव का नाम ले रहे थे। संतोष कुमार कुशवाहा से काफी नाराज चल रहे थे। हाँ, एक होता है कि जो सिटिंग हो उसकी नाराजगी बढ़ती है, लेकिन क्या होता है देखिए, जब वोट देने की बात आती है तो वो जिनसे भी बात की जाती है, जब हम चुनावी सर्वे की बात करते हैं, सर्वेक्षण की बात करते हैं, जो प्री पोल होते हैं या फिर एग्जिट पोल भी जो होते हैं, तो क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। आप हर बूथ पर हर वोटर से नहीं बात करते हैं। 18 लाख, 20 लाख, 16 लाख वोटर होते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसमें से कितने 5000, 7000 लोगों से कुल बात करते हैं, उसमें से हम तय करते हैं, प्रतिशत निकालते हैं। तो कई बार इसीलिए इस तरह के जो सर्वे होते हैं वो सही नहीं उतरते, सटीक नहीं होते। कारण वही है। तो जिन लोगों से बात की जाती, जो लोग होंगे मुखर होके आए होंगे, बहुत साइलेंट जो वोटर होते हैं, चुप रहते हैं, चुपचाप अपना वोट, उनको मालूम है हमको किसको वोट करना है, कैसे हमको किन मुद्दों पर वोट करना है, तो वो मुझे लगता है कि वो भी होंगे। लेकिन नो डाउट जिस तरह का सिनेरियो है दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं से पप्पू यादव का पलड़ा भारी
है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पप्पू यादव भारी बहुत- पड़ सकते हैं। बहुत कड़ी चुनौती हम्म। संतोष कुशवाहा जी को मिल रही है वहाँ पे पप्पू यादव से। और एक बात क्लियर है कि बीमा भारती इस रेस में नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। किशनगंज की बात कर लेते हैं। किशनगंज में 3 उम्मीदवार हैं, एमआईएम हो गए, कांग्रेस हो गया, जदयू हो गए। क्या लगता है कि तीनों टक्कर कैसे दे पाएंगे? आज जो भी 5 जगह मतदान हुआ है, आप देखेंगे पूर्णिया में सबसे ज्यादा, लगभग उतना ही, थोड़ा 1% पौना प्रतिशत कम जो है वो किशनगंज में है। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगहों पे वोटिंग ज्यादा है प्रतिशत, क्योंकि दोनों वो वोटर मुखर हैं। अब दोनों लोकसभा की बात करें से यहाँ भी मालूम है, यहाँ एकमात्र 40 में से एकमात्र सीट अगर किसी को एनडीए को नहीं मिली कहीं से, तो वो किशनगंज था पिछले लोकसभा चुनाव में। तो ये भी, और वो सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि यहाँ पर महागठबंधन अगर सुनिश्चित है, इसकी लग रहा है कि यहाँ पे जीत सुनिश्चित है, अब तो कहा जा सकता है, तो वहाँ पे वहीं पे लग रहा है। अब ये देखना है कि यहाँ पर उनको, यानी कि जो सिटिंग डॉक्टर जावेद हैं, उनको कितना नुकसान पहुंचाया है ओवैसी की पार्टी को दिलवा के। क्योंकि सर कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज तीनों सीमांचल क्षेत्र में आते जी। हैं और मुस्लिम बहुमूल्य उसमें ज्यादा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये साफ करेगा, क्योंकि पिछली बार भी ये कांग्रेस की से ही जीती थी। इस बार क्या लगता है कि बदला कुछ बदलेगा या फिर भारी रहेगा कांग्रेस का? निश्चित तौर पर देखिए, अब अभी स्थिति ये है जो पूरे देश में है, जैसे माना जा रहा है, भले एनडीए का टारगेट है 400 प्लस की बात है, 400 प्लस की बात कर रहे क्योंकि ओवैसी भी पूरा दम लगाए हुए है। लेकिन ओवैसी अलग फैक्टर है। ओवैसी कहीं ना कहीं मानिए कि महागठबंधन को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए महागठबंधन या कांग्रेस या बाकी लोग ओवैसी पर आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी के बी प्लेयर है, बी टीम है, इनके ऊपर ये आरोप लगता रहा। इसीलिए शायद ओवैसी ने इस बार अपनी रणनीति बदली है, उम्मीदवारों की संख्या कम कर दी है पहले की तुलना में। जब उन्होंने कहा था कि हम पहले ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे, तो ये बताता है कि ओवैसी कहीं ना कहीं से महागठबंधन को ही नुकसान, यानी कांग्रेस का वोट काटेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक वोटर सबको जानता है ये बीजेपी में बहुत कम जाते हैं, साइलेंटली जो होते हैं, खासकर जो विमेन है, मुस्लिम विमेन है, और खासकर जो गरीब तबके की महिला है, उनका सपोर्ट भले बीजेपी या एनडीए को मिलता रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसमें ट्रिपल तलाक मुद्दा आता है, और यही उनका टारगेट भी है, गरीब मुसलमान भी एनडीए के लिए। तो वो साइलेंट फैक्टर है। लेकिन मेन जो फैक्टर है वो ये है कि वोकल जो वोटर है वो कहीं ना कहीं से कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। वो उनको चुनौती मुजाहिदीन आलम कितना देंगे ये कहना कठिन है, लेकिन इन दोनों जगहों पर क्योंकि वो भी मुस्लिम है और कांग्रेस की भी मुस्लिम है, कह सकते हैं कि दोनों में, पांचों जगहों में 2 जगह जदयू के लिए थोड़ी टफ लड़ाई हो गई है, और जब चुनाव हो गए हैं तब ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों जगहों पर उनको सीट निकालना, यानी सीट बचाना, ये बड़ी चुनौती हो गई है। हालांकि उसके लिए हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है फिलहाल। तो कटिहार का क्या स्थिति लग रहा है? जदयू है, कांग्रेस बंद है, इधर क्या करते हैं, तारिक अनवर है, क्या हाँ, देखिए तारिक अनवर भी काफी लंबे समय से वहाँ रहे हैं, कांग्रेस के बहुत, फिर कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, फिर वापस आए कांग्रेस में। दुलाचंद गोस्वामी राज्य में मंत्री भी रहे हैं, पिछली बार वो सांसद थे, इस बार उन्होंने फिर अपनी दावेदारी पेश किया, और एनडीए ने उन पे भरोसा भी जताया, उनको टिकट दिया है। नो डाउट वहाँ भी मुझे लगता है कि ये फैक्टर काम करेगा। वहाँ एनडीए बनाम महागठबंधन में लड़ाई है, और वहाँ ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तारिक अनवर वहाँ अगर सिर्फ अल्पसंख्यक वोटरों के भरोसे होंगे तो उनकी जीत तय नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किशनगंज की तरह सीन नहीं है कटिहार में। हाँ ठीक है, वोटर्स हैं ज़्यादा, धार्मिक गोलबंदी करने की कोशिश शायद हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, वहाँ पे लोग उम्मीदवार और किस तरह, कहाँ केंद्र में कैसी सरकार बनेगी, इसको ध्यान में रखकर लोग वोट करेंगे। और उसमें वहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि तारिक अनवर इस बार जीते नहीं। हाँ, नो डाउट तारिक अनवर ने अच्छी चुनौती दी है, और महागठबंधन ने एक उम्मीदवार वहाँ पे दिया, यहाँ पे त्रिकोणीय नहीं है, इसलिए लोगों के पास विकल्प इतने सीमित है, या तो वो जाएंगे जदयू को या फिर महागठबंधन। क्योंकि जो 5 बजे तक की परसेंटेज वोट भी आई थी वो 55.54% आई थी कटिहार की। तो अब आगे की क्या अब इसमें देखने होगा? नहीं, ये इस लिहाज से देखिए, आप तीनों 5 जगहों पे पिछले जो प्रथम चरण के चुनाव बिहार में है उसके बनिस्बत बढ़िया है, लगभग आप कह सकते हैं 9-10% का इजाफा है। तो ये संकेत हैं
कि मुझे लगता है वो 12-13% इजाफा हो सकता है फाइनल जब 6 के बाद की रिपोर्ट आएगी। भागलपुर की स्थिति क्या लगती है इधर? भागलपुर में सबसे कम वोट हुए हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण हाँ, बात है। सबसे कम वोट हुए हैं। अजीत शर्मा है उधर से और यू से हो गए, तो क्या लगता है कि सबसे कम वोट आखिर क्या कारण रहा होगा पड़ने का? देखिए अजीत शर्मा नो डाउट मतलब कह सकते हैं आपकी अच्छी दावेदारी उन्होंने पेश अजय की है। मंडल भी है, अजय मंडल सांसद भी वहाँ पे अभी मौजूदा हाँ, है। अजय मंडल के साथ पक्ष की एक बात है कि भागलपुर बहुत प्रतिष्ठित सीट है। यहाँ शहनवाज जी भी चुनाव लड़े हैं, सुशील मोदी जी जो मुख्यमंत्री रहे वो भी चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से। तो ये बहुत प्रतिष्ठित सीट है और निश्चित माना जाता है कहीं ना कहीं यहाँ भी और माना जाता है रेशम का शहर है। भागलपुर पटना के बाद सबसे बड़ा शहर माना जाता है, या फिर कह सकते हैं 3-4 और शहर है, मुजफ्फरपुर, वो उसमें कहीं ना कहीं भागलपुर का नाम आता है। कभी किसी जमाने में वहाँ हाईकोर्ट का एक बेंच देने की बात हुई थी, दूसरी राजधानी घोषित कराने की राजनीतिक मांग होती रही है बिहार की राजधानी। तो कहीं ना कहीं भागलपुर इंपॉर्टेंट सीट है और अजय मंडल का जो आप कह सकते हैं सामाजिक समीकरण है वो कहीं ना कहीं पल्ला भारी है अजय मंडल का। वो स्थानीय है और जिस इलाके से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस सामाजिक समीकरण के लिहाज से जिस वर्ग से आते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करता है और वहाँ उनका पल्ला भारी लगा बताता है। अब शर्मा कितना चुनौती दे पाते हैं ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कम वोट आने का क्या वजह हो सकती है? ये मुझे लगता है कि देखिए जो विश्लेषण है पुराने जो डेटाज है उसमें आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं से ये जो सिटिंग लोग हैं जो सरकार में हैं उनके पक्ष की बात है। क्योंकि जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो जो नाराज वर्ग होता है वो बहुत कह सकते हैं उमड़ के वोट करता है। तो वहाँ अभी फिलहाल बिहार में ऐसे सीन नहीं है। और फिर देखिए जहाँ पे ज्यादा उमड़ के लोगों ने वोट किया किशनगंज पूर्णिया, वहाँ पे लग रहा है कि सीट उलट जाएगा, सेटिंग के लिए खतरा उत्पन्न कर गया। तो ये संकेत है कि जहाँ कम वोट हो रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, साइलेंटली जो कमिटेड वोटर हैं वो निकल के जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं और उस लिहाज से उनकी संख्या अधिक है। तो वो निश्चिंत हो सकते हैं, एनडीए के लोग 3 जगहों के लिए निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन 2 जगहों के लिए किशनगंज और पूर्णिया के लिए कश्मकश वाली स्थिति आर पार की लड़ाई होगी। वहाँ के दोनों पक्ष के उम्मीदवार चैन की नींद 4 जून तक की शाम तक का या दोपहर तक का नहीं ले सकते। बांका में आरजेडी जदयू है, क्या लगता है दोनों की टक्कर में कौन आगे निकल पाएंगे? देखिए बांका में आप कह सकते हैं कि धारी यादव और जयप्रकाश नारायण यादव भी कह सकते हैं बिहार की अच्छी छवि हैं। लालू यादव जी के बहुत प्रिय मंत्री रहे हैं, उन्होंने कई बार दावेदारी पेश की है। एक अच्छे सिपासलार जदयू के आरजेडी के माने जाते हैं, इलाके के ही वो विधायक भी रहे हैं कई बार। लेकिन धारी यादव की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर थोड़ी मजबूत है, क्योंकि जो सेटिंग होते हैं देखिए उनके पास होता है। दूसरा है कि एनडीए के पक्ष में एक बड़ी बात आती है कि उनके पास मोदी चेहरा है, मोदी की गारंटी जो उन्होंने नारा दिया है एनडीए ने वो है, तो वो कहीं ना कहीं से सपोर्ट करता है। एनडीए के उम्मीदवार के पास भले बिहार में उस तरह का कोई चेहरा न दिख रहा हो, लेकिन केंद्र में एक ऐसा चेहरा है, उनके पास विजन है, 10 साल का काम है, ये एनडीए के पक्ष में जाती है बात। तो यहाँ महागठबंधन में कोई नेता नहीं। अभी एक बात उभर के आए कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 5 प्रधानमंत्री होंगे 5 साल में, 1-1 साल के लिए। निश्चित तौर पे देखिए ये जो पढ़े लिखे वोटर हैं, जो थोड़ा सोचते हैं राजनीति में, तो इसको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रयोग देश में सफल नहीं हुए हैं। यूपी में 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात जब हुई थी और किस तरह से वो दोनों बार फ्लॉप हुआ, ये हम लोग जानते हैं, सभी पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा इस चीज़ को। कैसे 2.5 साल पूरा होता है उसके बाद राजनीति शुरू हो जाती है कि हम ही बने रहें, अगले को मौका ना दें, और फिर हम दूसरे गठबंधन की तरफ चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से, या फिर 77 के चुनाव के बाद, या फिर मतलब कई बार ऐसे प्रयोग हुए, जन मोर्चा बना देश में, तो उसमें भी था कि कम दिनों के लिए विपक्ष की सरकार आई, और बाद में फिर जो रेगुलर पार्टियां थी जिनको सत्ता से बाहर किया गया था उन्हीं को देश ने वापस कर दिया। कारण कि अस्थायित्व चाहते हैं, जो चाहते हैं कि रेगुलर काम हो, विजन के साथ काम हो और लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, ये नहीं कि अपनी कुर्सी बचाने नहीं, सत्ता के ही खेल में आप लगे हों। आपको 5 साल मौका मिला तो आप 5 साल शासन करिए, जैसी भी आपकी नीतियां हैं कुछ काम करिए, फिर वो परखेंगे 5 साल में आपने क्या किया, क्या करना चाहिए था, क्या वादे किया आपने, किया कि नहीं किया। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एनडीए के पक्ष की स्थिति निश्चित तौर पर गिरधारी जी के साथ होगी, और गिरधारी यादव भी सांसद हैं, काम कर चुके हैं, स्थानीय हैं,
उसका लाभ उनको जनता मिलेगा। खुश रहेगी, फिर से जी आ सकते हैं। ये फिर कह रहा हूँ ये कयास है, ये कयास वोटरों है। के मिजाज मिजाज। को हम लोगों ने या हमारे मित्रों ने जो देखा है बूथ के बाहर, बूथ के पास, आसपास समर्थकों का जो रुझान है, समर्थकों की जो का उत्साह है, उसके आधार पे कहा जा सकता है। फाइनल रिजल्ट अभी आप नहीं वो कर तो सकते। जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो मालूम होगा कि हाँ। कौन। उसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो सर्वे है, एग्जिट पोल है, वो भी 1 तारीख को ही 1 जून को आएगा शाम में। तो 1 जून अभी सर्वे चल रहे हैं, एग्जिट पोल लिए जा रहे हैं नमूने, लेकिन उसको हम प्रदर्शित नहीं कर तब सकते। तक धड़कनें बढ़ती बढ़ती रहेंगी। रहेंगी, बिल्कुल। बिल्कुल। सर क्या लगता है 2019 के नतीजे अगर देखा जाए तो 4 सीट पर एनडीए की जीत थी और 1 सीट कांग्रेस की, तो क्या फिर से वही 2024 में दोहराया जाएगा या फिर राजनीतिक समीकरण कुछ और ही बदलेगा? देखिए, अगर अभी तक जो सीन है उसमें तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि 2 सीटों पर इस बार एक तो निर्दलीय पप्पू यादव जो है उनका पल्ला भारी दिख रहा है। भारी नहीं, हो सकता है जीत भी जाए। तो एक वो सीट मतलब अगर वो नहीं जाता, पप्पू यादव को मिल जाती है वो सीट, तो एनडीए की घटेगी सीट। अगर कांग्रेस रिपीट करती है जैसा किशनगंज में लग रहा है, कितनी चुनौती, कितना वोट उनको वैसी की पार्टी के कैंडिडेट ने उनका काटा है, इसका फायदा कितना एनडीए को मिलेगा, यानी जदयू उम्मीदवार को मिलेगा, ये निर्भर करेगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि 4-1 बनाम 3-2 का ये जो 5 का परिणाम है वो हो सकता है इस बार। शायद यही कारण है कि थोड़ी स्थिति इस बार अभी जैसा लग रहा है कि जो 400 का आंकड़ा है एनडीए का दावा है, या फिर 39-1 का है, वो आंकड़ा बदल सकता है इस बार बिहार में। 39-1 नहीं रह के इस बार हो सकता है कुछ और आंकड़ा आ सकता है। तो पूरा समीकरण जो है कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि बदलता हुआ दिखेगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन पूरी तरह से पूरे देश में ये ट्रेंड नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए 10 साल से जब कोई रूल शासन कर रहा हो तो कहीं ना कहीं से इनकम्बेंसी रहती है। मोदी लहर इस बार बहुत मोदी लहर चल रही है, सब मोदी मोदी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लग रहा है कि पर कुछ जनता भी नाराज है मोदी से, लेकिन मोदी मोदी लहर लग रहा है। तो क्या लगता है मोदी लहर वापस आएगी? निश्चित तौर पर मुझे लगता है देखिए, क्योंकि यही सबसे प्लस पॉइंट है और यही महागठबंधन का माइनस पॉइंट है कि उन्होंने कोई ऐसा विजन चेहरा नहीं दिया। और ये 5 प्रधानमंत्री की बात निश्चित तौर पर सही नहीं मानी जाएगी। 2-4 मुद्दे भी ऐसे आ रहे हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, जैसे विरासत टैक्स की बात हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं से, और उसकी चर्चा भी घोषणा पत्र में कांग्रेस वालों ने की है। तो ये और उन्होंने बैठे बिठाए एक मौका दे दिया एनडीए को कि आप मुझ पर प्रहार करें, जबकि अब तक उलट रही थी स्थिति। अब तक महागठबंधन के लोग एनडीए के लोगों पर, मोदी की नीतियों पर प्रहार कर रहे थे। अभी मामला उलट गया विरासत टैक्स को लेकर। सैम पित्रोदा ने जिस ढंग से उन्होंने बात कही, तो कहने का मतलब है कि जो नीतियां होती हैं वो तय करते हैं वोटर्स को कि कैसे किनको हम वोट करें। और ये कहीं ना कहीं से ऐसे मुद्दे निश्चित तौर पर, अगर ऐसा नहीं कि एनडीए ने 10 साल में कुछ नहीं किया। आज देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं, और कितने साल से दे रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए आपने योजना बनाई, ये कहीं ना कहीं से बताता है। और इतनी तब जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब है, तब इस गवर्नमेंट या अपने भारत सरकार की जो नीति है वो ऐसी नीति है कि वो इससे प्रभावित नहीं हो रही है। इतनी बड़ी त्रासदी कोविड की लोगों ने पूरी दुनिया में झेली, उससे भी बच के बाहर निकले। यानी कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार को ये क्रेडिट पॉइंट जाता है कि आपने ऐसी नीतियां बनाई, आपने ऐसे चीज़ों को ढंग से समायोजित किया, आपने इन चीज़ों पर काबू किया, तो उसका असर, भले चीज़ों के दाम बढ़े हैं, कुछ चीज़ें महंगाई विपक्ष ने एक मुद्दा बनाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी इसका असर जनता में नहीं है। जनता वो जानती है वही चीज़ें, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। किसान खुश है कि चलो हमको कुछ ज़्यादा लाभ मिल रहा है, तो क्या किसान चाहता है कि वही हमको 10 रुपये लागत हो कोई चीज़ उपज में और उस बाजार में 8 रुपये बिके, अगर वो 8 रुपये बिकेगा तो उसको कितना मिलेगा? तो वही खेती करना छोड़ देंगे लोग। एक तरफ हम खेती किसानी बचाने की बात कर रहे हैं और फिर हम चाहते हैं चीज़ें सस्ती हो, ये नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं देखिए, ये देश को सही दिशा में सोचने के लिए विवश करने वाली बात नहीं है, ये गलत दिशा में है। और हम क्यों खेती करेंगे अगर मुझे 30 रुपये लागत हो और हम बेचना पड़े हमको 25 रुपये में? हम एक तरफ न्यूनतम प्राइस की मांग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे कम प्राइस में ना बेचनी पड़े, लेकिन जब हम महंगाई कम करने की बात करते हैं तो चाहते हैं कम में मिले। तो ये नहीं होगा। देखिए, असली लड़ाई यहाँ भ्रष्टाचारियों से है। जो भ्रष्टाचार है, जो बिचौलिए हैं देश के
अंदर वो जो सही उपज और सही लोगों के बीच में जो वितरण होना चाहिए सही जगह से, अगर जो क्रय मूल्य है उसका लाभ अगर सीधे उनको न मिलकर विक्रेता को मिल जाता है, बीच के लोगों को मिलता है, इससे लड़ाई होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था खत्म हो। और जो भ्रष्टाचार करते हैं, किसी मामले में करते हैं, किसी लेवल पे करते हैं, चाहे वो शिक्षा में या स्वास्थ्य में हो, किसी सेक्टर में हो, उनको रोकना है। चुनौती देश की सबसे बड़ी है। बाकी मुद्दे तो आते जाते रहते। देखिए कुछ दिन बाद में सब चुनौतियां खत्म हो जाएगी, जितनी इश्यूज जानबूझ के रेज किए जा रहे हैं, चुनाव में ये सब चीज खत्म होंगे, सारी चीज उभरे, जितने भी सब दब सब शांत हो जाएंगे। क्योंकि अभी लोगों को मतलब कहने का मतलब अपनी तरफ करने के लिए, उकसाने के लिए, अपनी तरफ वोटर को आकर्षित करने के लिए ये सब इश्यूज होते हैं। और इसमें कई बार लोग सीमाएं भी लांघ जाते हैं, चुनाव आयोग को उनको नोटिस भेजनी पड़ती है, फिर वो वापिस भी होते हैं, माफी भी मांगते हैं, लेकिन वो फिर भी उग्र अपना तेवर दिखाते हैं, नेगेटिव प्रचार को बढ़ावा देते हैं, ताकि हम कहीं ना कहीं से अपने को अच्छा साबित करने के बजाय दूसरे को गलत साबित करें। ये जो ट्रेंड है नकारात्मक प्रचार का, उसका भी एक चुनाव है उदाहरण बन के सामने आता है। उसमें मौका होता है कि लोग अपनी बात कम, दूसरों की शिकायतें ज्यादा करें। तो देखिए हमारे साथ ध्रुव जी थे, जो तमाम बातें इन 5 सीटों पर आज मतदान हुए, 5 सीटों को लेकर क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आएंगी, तमाम चर्चाएं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषण भी है। तमाम तरह की बातें इन्होंने रखी कि आगे 4 जून को नतीजे आएंगे, उससे पहले क्या क्या समीकरण बदल सकता है, क्या कुछ हो सकता है। तो बहरहाल देखना होगा कि अब 4 जून को नतीजे आते हैं तो एनडीए या इंडिया कौन किस पे भारी पड़ता है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।